तनवीर के अकब में फायरिंग माइकल ने की थी। उसने एक दरख्त के पीछे से निकलने वाले आदमी पर फायर खोला था और फिर इस फायरिंग के होते ही पूरे जजीरे से फायरिंग की तेज आवाजें सुनाई देने लगी। झील की तरफ भागो, वहां झाड़ियां हैं। तीनों ने अलग-अलग सिमतों में मोर्चे संभालने हैं। इस तरह सामने झील होने की वजह से वो बराह रास्त हम पर हमला ना कर सकेंगे, लेकिन जब तक मैं फायर ना करूं कोई फायर ना करे। तनवीर ने सिचुएशन समझते ही चीख कर कहा और फिर वो तीनों ही उस तरफ को भाग पड़े जिधर उनके अंदाजे के मुताबिक झील थी। जजीरे में होने वाली फायरिंग अब तेजी से करीब आती जा रही थी। यूं लग रहा था जैसे जजीरे में मौजूद हर आदमी मुसलसल फायरिंग करते हुए दौड़ रहा हो। वो तीनों झील के किनारों पर मौजूद बड़ी बड़ी झाड़ियों के अकब में छुप गए और थोड़ी देर बाद झील की दूसरी तरफ से 10-12 अफराद नजर आए। वो वाकई फायरिंग कर रहे थे, लेकिन झील के करीब पहुंचकर वो रुक गए और इधर उधर देखने लगे। उसके बाद वो झील की साइड से होते हुए उस तरफ को दौड़ने लगे जिधर माइकल की गोलियों से छिलनी हुआ आदमी पड़ा था, और चंद लम्हों बाद वो सब लाश के करीब पहुंचकर रुक गए। रोशनी में उनके चेहरों पर छाई हुई हैरत साफ नजर आ रही थी और फिर उनमें से एक ने उन झाड़ियों की तरफ इशारा किया जिधर ये लोग छुपे हुए थे। चुनांचे तनवीर ने अब फायर खोलना जरूरी समझा और दूसरे लम्हे उसकी मशीन गन ने शोले उगलने शुरू कर दिए। उसके साथ ही माइकल और यार्की ने भी फायरिंग शुरू कर दी और चंद ही लम्हों में वो 10 आदमी पहली लाश के पास ही ढेर हो गए। उसी लम्हे एक बार फिर जजीरे के अंदर से फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। जल्दी करो, वापस उसी गार की तरफ दौड़ो। ये लोग अभी ये सारा इलाका घेर लेंगे, जल्दी करो। तनवीर ने यकलख्त झाड़ी से बाहर निकलते हुए कहा और वो तीनों इंतहाई तेज रफ्तारी से वापस दौड़ने लगे। ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट के अंदर वो इस गार में पहुंच गए। वैसे ही कूद जाओ। हम किनारे के साथ साथ घूमते हुए लांचों की तरफ जाएंगे। तनवीर ने गोताखोरी का लिबास और असले का थैला उठाते हुए कहा और फिर उसी तरह वो पानी के अंदर कूद गए। किनारे के पास वो तेजी से तैरते हुए उस तरफ को बढ़ने लगे जो इस हिस्से से बिल्कुल मुखालिफ समत में थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो वहां पहुंच गए। इस हिस्से में लांचें तो मौजूद थीं, लेकिन आदमी कोई न था। तनवीर के कहने पर उन्होंने थैले और गोताखोरी का लिबास एक छोटी सी गार में छुपाया और फिर ऊपर जजीरे पर चढ़ गए। इंतहाई मोहतात अंदाज में केबिन की तरफ बढ़ो। वो सब लोग यकीनन हमें उस हिस्से में तलाश करते फिर रहे होंगे, तनवीर ने कहा और वो तीनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। बड़े मोहतात अंदाज में चलते हुए वो जल्द ही केबिन तक पहुंच गए। तनवीर की तवक्को के मुताबिक वहां कोई आदमी मौजूद न था। लोगों की आवाजें दूर से उसी हिस्से की तरफ से आ रही थीं जिधर झील थी। ये लोग बाहर हाल वापस आएंगे और अभी उनकी काफी तादाद मौजूद है, इसलिए हमें केबिन की दूसरी सिमत में छुपना होगा। उस वक्त तक फायर न खोलना जब तक ये सब लोग इकट्ठे नजर न आए। मादाम पर फायर न खोलना, उसे मालूमात हासिल करनी है। तनवीर ने इन दोनों को हदायत दी और फिर उसने इशारे से उन्हें उनकी सिमतें भी बता दी। खुद वो एक झाड़ी की ओट में छुप गया। आवाजें अभी तक सुनाई दे रही थी, लेकिन फासला होने की वजह से वाज़ेह तौर पर अल्फाज समझ न आ रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद आवाजें नजदीक आती महसूस हुई तो वो सब चौंकने हो गए। तनवीर की नजरें उसी तरफ लगी हुई थीं जिधर से आवाजें करीब आती सुनाई दे रही थी और चंद ही लम्हों बाद दरख्तों की ओर से काफी सारे आदमी निकलकर आगे बढ़ते दिखाई देने लगे। उनकी तादाद 25 के करीब थी। उन सब के हाथों में मशीन गनें थी, लेकिन वो इस अंदाज में चल रहे थे जैसे उन्हें केबिन की तरफ से कोई खतरा ना हो, मादाम उनमें शामिल न थी।
अलबत्ता वो लंबा तड़ंगा आदमी मार्टी सबसे आगे आगे चल रहा था। वो मुसलसल एक दूसरे से बहस करते चले आ रहे थे। तनवीर समझ गया कि वो इस बात पर बहस करते आ रहे होंगे कि इधर से फायरिंग किसने की थी। जब तक वो काफी आगे ना बढ़ आए तनवीर खामोश रहा, ताकि अगर कोई काफी पीछे हो तो वो भी सामने आ जाए। लेकिन वो लोग अब काफी आगे आ चुके थे और उनके अकब में कोई आदमी नजर ना आया तो तनवीर ने मशीन गन के ट्रैगर पर उंगली रखी और दूसरे लम्हे वो झटके से उठ खड़ा हुआ और फिर कौस की सूरत में आने वालों पर गोलियों की बुछाड़ पड़ने लगी। उसी लम्हे बाकी दो अतराफ से भी गोलियां उन पर बरसने लगी। उनमें से कई अफराद ने नीचे गिरकर और कई ने दरख्तों की ओट लेनी चाहिए, लेकिन चूंकि गोलियां तीन अतराफ से बरस रही थी इसलिए ज्यादा से ज्यादा चंद ही लम्हों में वो सब ढेर हो गए। उसी लम्हे उसी हिस्से से एक बार फिर फायरिंग की आवाजें और दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी जिधर झील थी। दोबारा छुप जाओ, तनवीर ने चीख कर कहा और वो सब एक बार फिर झाड़ियों के अकब में हो गए। आने वाले चंद ही लम्हों में सामने आ गए, लेकिन वो अब बिखर कर आ रहे थे और उनमें मादाम भी शामिल थी। उन सब के चेहरे इंतहाई दहशत ज़दा थे और फिर सामने बिखरी हुई लाशें देखते ही वो सब तेजी से दरख्तों और झाड़ियों की ओट में होते गए। लेकिन तनवीर खामोश बैठा हुआ था। उसे मालूम था कि जब और कुछ देर फायरिंग ना होगी तो लामहला ये दोबारा उठकर आगे बढ़ेंगे, और वो ही हुआ। जब चंद मिनट खामोशी से गुजर गया तो मादाम की चीख की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही दरख्तों और झाड़ियों की ओर में छुपे हुए अफराद बाहर निकले और तेजी से केबिन की तरफ बढ़ने लगे। वो इन झाड़ियों के करीब से भी गुजरे जिनमें तनवीर और उसके साथी छुपे हुए थे, लेकिन क्योंकि तनवीर ने फायर ना किया था इसलिए माइकल और यार्की भी खामोश अपनी जगह पड़े रहे। उनकी तादाद 12 थी और जब वो केबिन के सामने पहुंच गया तो उसी लम्हे मादाम एक झाड़ी के पीछे से निकली और दौड़ती हुई केबिन की तरफ बढ़ी। ढूंढो, ये कौन लोग हैं? ये क्या हो रहा है? मादाम ने केबिन की तरफ बढ़ते हुए चीख कर कहा और जैसे ही वो तनवीर की झाड़ी से कुछ फासले पर से होकर आगे बढ़ी, तनवीर घूम गया और दूसरे लम्हे उसने फायर खोल दिया। मादाम ने लंबा गोता लगाया और बड़ी सी झाड़ी में घुसने लगी। तनवीर के साथ ही माइकल और यार्की की मशीन गनें भी तड़तड़ाईं और केबिन के सामने खड़े दहशतज़दा 12 के 12 आदमी एक लम्हे में चिलनी होकर गिर गए। खबरदार मादाम, तुम मशीन गनों की जद में हो। हथियार फेंक कर खड़ी हो जाओ, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। तनवीर ने तेजी से उस झाड़ी से रेंगकर साथ वाली झाड़ी के पीछे होते हुए चीख कर कहा। और उसी लम्हे मादाम की तरफ से ठीक उसी झाड़ी पर गोलियां बरसने लगी जिसके पीछे एक लम्हे पहले तनवीर मौजूद था, लेकिन तनवीर पहले ही जगह छोड़ चुका था। उसी लम्हे यार्की वाली सिमत से फायरिंग हुई और मादाम के हल्क से तेज चीख निकली और दूसरे लम्हे वो उछलकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए थे और उसके एक हाथ से खून निकल रहा था। उसका चेहरा तकलीफ और खौफ की शिद्दत से बुरी तरह मसख नजर आ रहा था और तनवीर उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में मशीन गन मौजूद थी। उसके उठते ही दोनों अतराफ से माइकल और यार्की भी उठ खड़े हुए। यार्की ने यकीनन उसकी मशीन गन पर फायर किया था और इस फायर की वजह से ही उसके हाथ से खून बह रहा था। ओह ओह, तुम जिंदा हो? मादाम ने उन तीनों को देखते ही खौफ से चीखते हुए कहा। देख लो, तुम तो कह रही थी कि मौत और जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। तनवीर ने करीब जाकर मुस्कुराते हुए कहा और मादाम ने होंठ भींच लिए। यार्की, उसके हाथ पर रुमाल बांध दो।
और फिर उसे कैबिन में ले चलो। और माइकल तुम पहरा दोगे, हो सकता है इसका कोई आदमी यहाँ मौजूद हो। तनवीर ने कहा और यार्की ने आगे बढ़कर मादाम के गले में मौजूद रुमाल एक झटके से खींचा और फिर उसके हाथ पर उसे अच्छी तरह बांध दिया। मादाम इस दौरान खामोश खड़ी रही। तत तुम कैसे जिंदा बच गए? इधर भी तुमने फायरिंग की थी? मादाम ने यकीन न आने वाले लहजे में कहा। बातें केबिन में होंगी, तनवीर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और फिर उसने यार्की को इशारा किया। चलो केबिन में। यार्की ने दोबारा कंधे से मशीन गन उतारते हुए कहा और मादाम सर झटक कर केबिन की तरफ बढ़ गई। तनवीर उन दोनों के पीछे केबिन में दाखिल हुआ। देखो मादाम राकली, मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम धोखे से बाज ना आई और तुमने हमारी लॉन्च तबाह कर दी। ये उसका नतीजा है कि जजीरे में मौजूद तुम्हारे सारे साथी इस वक्त लाशों में तब्दील हो चुके हैं। और अब भी कह रहा हूं कि मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तनवीर ने नरम लहजे में कहा। तुम अब क्या चाहते हो? तुमने तो एक लिहाज से रेवेंडो का पूरा ग्रुप ही खत्म कर दिया है। अगर हमें जरा सा भी शुबा हो जाता कि तुम लोग लॉन्च के साथ नहीं मरे हो तो तुम इतनी आसानी से हमें ना मार सकते, मादाम ने होंठ काटते हुए कहा। जजीरा टार्जन तक तुम्हारे और कितने जजीरे हैं? तनवीर ने पूछा। ब्लैक ट्रैक पर 8 हैं, बाकी 6 ट्रैक से हटकर हैं, मादाम ने जवाब दिया। सुनो, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इन जजीरों पर ट्रांसमीटर से कॉल करके उन्हें कहो कि वो हमारी लॉन्च ना रोकें और कोई ऐसी निशानी उन्हें बताओ कि जिससे वो दूर से हमारी लॉन्च को पहचान लें, तनवीर ने कहा। ठीक है, मैं तैयार हूं। अब मैं समझ गई हूं कि तुम लोगों से लड़ना हमारे बस का रोग नहीं है। तुम हम लोगों से मुख्तलिफ आदमी हो, मादाम ने सर हिलाते हुए कहा। ये तुमने वाकई समझदारी का काम किया है। अगर यही समझ तुम्हें पहले आ जाती तो तुम्हारे इतने आदमी न मारे जाते, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा और मादाम बगैर कोई जवाब दिए उठ खड़ी हुई। फिर वो कैबिन के अकवी हिस्से की तरफ बढ़ गई। उसने एक जगह जमीन पर जोर से पैर मारा तो फर्श का कुछ हिस्सा साइड में हट गया और नीचे जाती सीढ़ियां नजर आने लगी। वो मादाम के साथ सीढ़ियां उतरते हुए जब नीचे पहुंचे तो तनवीर और यार्की की दोनों की आंखें हैरत से फैल गईं। ये एक वसी व अरीज तहखाना था जिसकी दीवारों के साथ इंतहाई जदीद किस्म की मशीनरी नस्ब थी। मादाम तेजी से एक मशीन की तरफ बढ़ गई। तनवीर ने यार्की को चौंकना रहने का इशारा किया और खुद भी मादाम के अकब में जाकर खड़ा हो गया। मादाम ने जल्दी से मशीन के बटन दबाने शुरू कर दिए और फिर जैसे ही मशीन से तेज सीटी की आवाज निकली, मादाम ने एक बटन दबा दिया। हेलो हेलो, रेवेंडो ग्रुप पॉइंट्स अलर्ट, मादाम राकली कॉलिंग यू ऑल, मादाम ने तेज और तहकमाना लहजे में कहा। इस मशीन से चंद लम्हे तो उसी तरह सीटी की आवाज सुनाई देती रही। फिर यके बाद दीगरे उस पर मौजूद कई छोटे छोटे बल्ब जल उठे। जब आखिरी बल्ब जला तो सीटी की आवाज निकलनी बंद हो गई। हेलो मादाम राकली फ्रॉम हेडक्वार्टर। एक लॉन्च हेडक्वार्टर से ब्लैक ट्रैक पर सफर करते हुए जजीरा टार्जन की तरफ जा रही है। उस पर सुर्ख रंग का फ्लैग लगा हुआ है। उस पर सवार अफराद हमारे दोस्त हैं, उन्हें बिल्कुल ना रोका जाए, इट इज ऑर्डर, मादाम ने कहा और फिर मशीन का एक हैंडल खींचकर मशीन बंद कर दी। तमाम पॉइंट्स पर पैगाम पहुंच गया है। तुम लॉन्च पर सुर्ख फ्लैग लगा लेना
उसके बाद तुम्हारे रास्ते में कोई ना आएगा। मादाम ने सपाट लहजे में कहा। शुक्रिया मादाम, अब तुम जहां जाना चाहो मैं तुम्हें वहां पहुंचा देता हूं, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं यही रुकूंगी, ये हेडक्वार्टर है, मैं इसे खाली नहीं छोड़ सकती। मैं और 5 आदमियों को बुलाकर यहाँ रखूंगी, मादाम ने सर हिलाते हुए कहा। तुम्हारी मर्जी, तनवीर ने कहा और फिर वो मादाम को साथ लिए ऊपर वाले कैबिन में आ गया। यार्की भी उसके साथ थी। मेरे ख्याल में साहिल तक तो तुम हमारे साथ चलोगी, तनवीर ने बड़े दोस्ताना लहजे में कहा। हाँ जरूर, मादाम ने कहा। और फिर तीनों कैबिन से बाहर आ गए। बाहर माइकल मौजूद था। तनवीर ने माइकल को भी साथ ले लिया और वो उस तरफ को बढ़ने लगे जिधर लॉन्चें मौजूद थीं। तुमने हमारी लॉन्च किस चीज से तबाह की थी? तनवीर ने पूछा। 06 मिसाइल से, लेकिन इस तहखाने में तो मुझे मिसाइल नजर नहीं आए, तनवीर ने कहा। यहाँ नीचे तहखानों का जाल बिछा हुआ है। ये रवंडो का हेडक्वार्टर है, आम जजीरा नहीं है। और तुम शायद दुनिया के खुशकिस्मत तरीन आदमी हो जो हेडक्वार्टर से जिंदा निकलकर जा रहे हो, वरना तो यहाँ पलक झपकने में तुम मौत के घाट उतर जाते, मादाम ने होंठ चबाते हुए कहा। मादाम, मौत अपने वक्त पर आती है, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वो साहिल पर पहुंच गया। वो लॉन्च भी वहां मौजूद थी जिससे मादाम अपने 2 साथियों समेत वापस आई थी। माइकल, वो लिबास और थैले उठाकर उस लॉन्च पर रखो और इसका फ्यूल भी चेक कर लो, अगर कम हो तो दूसरी लॉन्चों से ले लो, तनवीर ने माइकल से मुखातिब होकर कहा। और माइकल सर हिलाता हुआ उस कार की तरफ बढ़ गया जिसमें उन्होंने सामान रखा हुआ था। अब मुझे इजाजत दो तो बेहतर है, मेरे हाथ में शदीद तकलीफ है, मादाम ने कहा। अभी ये तकलीफ दूर हो जाएगी, तनवीर ने कहा और मादाम खामोश हो गई। माइकल इंतहाई फुर्ती से काम ले रहा था और फिर उसने काम मुकम्मल होने का इशारा कर दिया। एक सुर्ख कपड़ा लेकर उसका फ्लैग बना लो, तनवीर ने कहा। अच्छा, मैं देखता हूं, शायद किसी लॉन्च से सुर्ख कपड़ा मिल जाए, माइकल ने कहा और वहां मौजूद मुख्तलिफ लॉन्चों की तलाशी लेने लगा। बॉस, ये बड़ा सा सफेद कपड़ा तो मौजूद है, सुर्ख नहीं है, एक लॉन्च से बाहर निकलते हुए माइकल ने कहा। उसके हाथ में एक खासा बड़ा सफेद रुमाल पकड़ा हुआ था। कोई बात नहीं, तुम सफेद लगा लो, मैं जाकर उन्हें दोबारा कह देती हूँ, मादाम ने कहा और तनवीर बेख्तियार हंस पड़ा। यही बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था, मादाम राकली, तुम्हारा चेहरा बता रहा था कि तुम इंतहाई कमीना खसलत औरत हो। तुमने लाजमन हमारे यहाँ से निकलते ही या तो दोबारा मिसाइल मारकर हमारा खात्मा कर देना है या फिर कॉल करके अपने आदमियों को कह देना है, इसलिए मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे इनकार पर मैं चौंका था और अब बात वाजे हो गई है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि मादाम कोई जवाब देती, तनवीर ने मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया। मादाम चीखती हुई उछली और फिर जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। तनवीर ने उस वक्त तक ट्रिगर से उंगली ना हटाई थी जब तक मादाम के जिस्म में हरकत मौजूद रही। उसका जिस्म गोलियों से छिलनी हो गया था। ओह स्कॉट, तुमने ये क्या किया? खुद साथ ले जाकर उसे कॉल करवा देते।
अब सुर्ख कपड़ा कहां से आएगा? यार्की ने होंठ चबाते हुए कहा। अब ये कपड़ा मादाम के खून से सुर्ख होगा। आओ माइकल, इस रुमाल को सुर्ख कर लो। मादाम के आदमी मादाम का खून दूर से पहचान लेंगे, तनवीर ने बड़े सख्त लहजे में कहा, और यार्की के जिस्म खौफ से फरेरियां लेने लगा। वो शायद सोच भी ना सकती थी कि तनवीर इस कदर सख्त मिजाज भी हो सकता है कि सिर्फ कपड़ा रंगने के लिए उसने मादाम को मार डाला है। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तमाम मौजूद दोस्तों से इल्तिमास है कि कहानीकार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।